तो हेलो दोस्तों, आप भी कंफ्यूज है कि नर्सिंग क्यों करें, कैसे करें, नर्सिंग में कितना रेस्पेक्ट है, कितना सैलरी मिलता है, कितना क्या है, कितने रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो भाई वीडियो के एंड तक जरूर देखना यार। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी फ्रेशर्स नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर जो भी लोग नर्सिंग करना चाहते हैं या जिन लोगों ने हाल ही में अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है या फिर जिन लोगों ने हाल ही में एडमिशन लिया है, जो लोग अभी नर्सिंग में एंटर हुए हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, देन जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, उनको नर्सिंग यहाँ पे कैसे करना है, कैसा उनको मतलब यहाँ पे कॉलेज लाइफ में क्या क्या करना है और कॉलेज लाइफ में क्या क्या बातें सीखनी है, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं, तैयारी कैसे करनी है बाद में, उन सारी चीज़ों के बाद में आज अपन बात करने वाले हैं। सो भाई वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और बहुत से लोगों की डिमांड के बाद में मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो भाई वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ताकि सबको इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और इसके माध्यम से कुछ हेल्प है वो मिल सके उन लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो भाई सबसे पहले नर्सिंग का यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। एक छोटा सा डेफिनेशन है नर्सिंग का। नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज़ टू बी असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस दोज एक्टिविटीज़ हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी फ्रॉम अ पीसफुल डेथ। सो नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल है और एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है कि पैसे तो मिलते हैं, बट पैसे के साथ में जो एडिशनल जो हमें दुआएं मिलती है वो बहुत ज़्यादा हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलती है। क्योंकि जितना ही रोल डॉक्टर्स का होता है पेशेंट को ट्रीट करने में, उससे भी कई ज़्यादा गुना नर्सेज का रोल होता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स 2 मिनट या 5 मिनट के लिए पेशेंट के वार्ड में या आईसीयू में राउंड्स करने आते हैं। देन उसके बाद में जो 24 आवर्स जो सेवाएं देती है हमारी नर्सेज, वो हमारी नर्सेज देती है। इसलिए हमारी नर्सेज को हॉस्पिटल की बैकबोन माना गया है। सो बात करें कि नर्सिंग हमें क्यों चुनना चाहिए, तो भाई नर्सिंग ऐसा है कि नर्सिंग में बहुत सारा स्कोप है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप यहाँ पे इजीली जो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि जीएनसी चंडीगढ़ है, आरएमएल लखनऊ है, एसजीपीजीआई लखनऊ है, केजीएमयू लखनऊ है, एम्स नॉरसेट है। देन उसके बाद में भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है। देन सीआरपीएफ एसआई स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होता है, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, आरआरबी, ईएसआईसी। यहाँ पे बहुत सारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है। भाई जितने भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो डेली क्लासेस ली जाती है कॉलेज के अंदर, वो क्लासेस यहाँ पे डेली बराबर अटेंड करनी चाहिए, उसमें एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भाई उस क्लास से ना हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड देन जितने भी यहाँ पे कॉलेज लेवल में इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए। उनके जो मार्क्स आते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाई मेरी स्टडी में कहाँ पे कमी है, एंड देन इतने कम नंबर मेरे क्यों आए। अगर आए हैं तो इस बार जो गलती हुई है उसको मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, या फिर जो मेरे पढ़ाई में कमी है तो उस पढ़ाई को भी मैं अच्छी करूँगा और थोड़ी स्ट्रेंथ लाऊंगा इसमें। एंड देन नेक्स्ट टाइम में जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे उनमें अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। एंड क्लास में कॉलेज के अंदर जो टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार घर पे जाके रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हम जनरली क्या होता है ना, क्लास में पढ़ने के बाद में हम घर पे जाके उसको पढ़ते नहीं है। सो इसकी वजह से हमारा जो स्टडी होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो भाई घर पे जाके पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। उससे आपका जो रिवीजन होता है तो उससे माइंड का स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ता है। एंड नेक्स्ट बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। जैसा कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं तो स्टूडेंट्स उनको हल्के में ले लेते हैं। तो भाई कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे छोटा नहीं होता, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे बराबर इंपॉर्टेंस ही देनी पड़ती है। क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कोई पता नहीं है एग्जामिनर का। तो हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये माइनर सब्जेक्ट था, इसका इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है नर्सिंग में, ये सवाल क्यों आया। तो सब सब्जेक्ट को यहाँ पे बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और सब सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेन बात है, जो ज़्यादातर मैसेज आए हुए थे लड़कों के, तो मेरे पास इस बात के आए हुए थे कि सर हम कोचिंग कब करें। तो जैसा कि भाई आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और बीएससी नर्सिंग में अगर आपका 4th ईयर चल रहा है और आपका अगर 8th सेमेस्टर चल रहा है जो कि लास्ट सेमेस्टर होता है, अगर आप वहाँ पे करंटली हो तो आप वहाँ पे कोचिंग ले सकते हो हालांकि। बट जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है वहाँ पे आपको अभी से कोचिंग के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि अभी आपको कॉलेज के बारे में जानना है कि कॉलेज लाइफ क्या होती है, कैसा स्ट्रगल होता है, हमारी थ्योरीज में क्या है,
हमारे इंटरनल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको अभी इतना एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप कोचिंग लेने के बारे में सोचने लग गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आपकी पढ़ाई को अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं कर पाओगे, अच्छे से थ्योरीज़ क्लियर नहीं कर पाओगे कि क्लिनिकल ड्यूटी हावर्स, जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती है हॉस्पिटल में, उनके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप इतना जल्दी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, और आपको अपनी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर है वो अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के क्या होता है ना कि पेपर ड्यूज़ रह जाते हैं, तो फिर बाद में वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। जो 4 ईयर का कोर्स होता है वो 4.5-5 पे भी चला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको वो करने की ज़रूरत है, आपको भी एडवांस इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग भी करेंगे, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है यहाँ पे, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती। सब जो चीज़ें होती है वो समय पर ही मिलती है। जैसे एक टाइम पे नौकरी भी समय से मिलती है, तो समय से पहले कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वाइटल साइंस हो गए, और भी मतलब बहुत सारी कुछ जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो हमें हमारी कॉलेज लाइफ के अंदर ही हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। वरना अगर आप कॉलेज लाइफ में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो भाई आपको नॉर्मल बीपी और नॉर्मल हार्ट रेट भी फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में आके पढ़ना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है वहाँ पे। सो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और डेली अगर आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हो ना तो भाई बहुत है, इसमें आपकी परसेंटेज पे बहुत सारा असर पड़ेगा। एंड देन आपको बाद में जो है वो थोड़ी मेहनत में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अभी प्रिपरेशन नहीं करते हो, अच्छे से अपनी तैयारी नहीं करते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपरों की, तो भाई फिर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तैयारी हो जाती है। सो इतना ज़्यादा बर्डन ना दें, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और अच्छे से जो टीचर्स हमें सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट बनाने के लिए देते हैं उनको हमें अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि उसको बनाने से हमें रिटर्न में लिख के पढ़ने की हमें आदत हो जाती है, और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वो याद हो जाता है। एंड देन उसके अलावा भी हमारी जो हैंड राइटिंग होती है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा सुधार मिलता है। सो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं असाइनमेंट बनाने के, और उससे हम पढ़ भी सकते हैं और हमारी जो हैंड राइटिंग है उसको भी हम सुधार सकते हैं यहाँ पे। अगर कॉलेज की तरफ से आपकी क्लिनिकल एरियाज़ में हॉस्पिटल ड्यूटीज़ अगर लगती है तो वहाँ पे आपको अच्छे से अपने सीनियर के साथ में बिहेव करना चाहिए, और पेशेंट की तरफ देखना चाहिए कि सीनियर की प्रेजेंसी में जो सीनियर है वो पेशेंट को कैसे डील कर रहा है, कैसे मतलब वहाँ पे उनकी हेल्प कर रहा है। तो उनमें आपको हेल्प करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है, और आप भी को भी ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन करोगे देन उसके बाद में आपको हॉस्पिटल अलॉटमेंट होगा, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को। एंड देन क्लिनिकल एरियाज़ में पेशेंट के बेड साइड कैसे वर्क करते हैं, कैसे एनसीपीज़ बनाते हैं, कैसे पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आपको जोर देना चाहिए वहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें कॉलेज लाइफ में ही सीखने को मिल सकती है, बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। एंड देन इस वीडियो के अलावा आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का, आप मेरे को वहाँ पे सीधा जाके मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दूंगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ये चीज़ बता सकते हो, मैं वहाँ भी आप लोगों को 100% रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।